चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे क्लास 11 के अकाउंट्स की वीडियो अपलोड करते हैं और अभी तक हमने हाफ ईयरली से पहले आपके जितने भी चैप्टर्स आए होंगे वो सारी वीडियोस अपलोडेड है, चाहे वो आपका बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग हो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हो, आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सारे चैप्टर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अगर वो वीडियोस वो नहीं देखी है तो आप जाइए पहले मेरे चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है चैप्टर वाइज, आप उन चैप्टर्स को वहां से स्टडी कर सकते हैं। अब हाफ ईयरली के बाद मोस्ट ऑफ द स्कूल में जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है चैप्टर डेप्रिशिएशन। क्लियर? तो आज अब आगे कुछ वीडियोस तक हम यही जो चैप्टर डेप्रिसिएशन उसको थॉरली स्टडी करेंगे। पहले इसमें न्यूमेरिकल, पहले थ्योरी कवर करेंगे और उसके बाद हम क्या कवर करेंगे, न्यूमेरिकल कवर करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है दिस इज वन ऑफ द चैप्टर जो थ्योरी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और आपके न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम सिंपल बेसिक आइडिया लेंगे कि डेप्रिसिएशन चैप्टर क्या होता है, इसमें हम क्या क्या आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो निकाल लीजिए नोटबुक और पेन और बने रहिए मेरे साथ और नोट करते चलिए की पॉइंट्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। अब ये वर्ड बेसिकली दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एप्रिसिएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन। अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूं तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, वैल्यू कम होना, और एप्रिशिएट मतलब किसी की वैल्यू क्या होना, इंक्रीज होना। अब यहां पे डेप्रिसिएशन, बिजनेस के अंदर डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है वो हम स्टडी करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है हम अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारी एसेट्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एसेट्स। ठीक है, और नॉर्मली एसेट्स आपकी टू टाइप्स की होती है। वन इज नॉन करंट एसेट्स जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और होते हैं आपकी, कुछ होती हैं आपकी करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होती है, ये टॉपिक में डिटेल में बता चुकी हूं बेसिक टर्म्स वाले वीडियो में। तो जिन स्टूडेंट्स को अगर इनकी डिटेल वीडियो जानी है तो वो क्लिक करिए इस आई बटन पे जहां पे वीडियो गिवन है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पे, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा दीज आर द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। इसके अलावा और भी हमारी बहुत तरह की एसेट्स होती है, जैसे होती है हमारी वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, तो हम अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, जैसे नॉन करंट एसेट जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। ये एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूसली बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। इनको हम कॉन्टिन्यूसली बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, इनको हम सेल नहीं करते। और ये एसेट्स होते हैं जिनको हम सेल कर देते हैं। क्लियर? और वेस्टिंग एसेट्स कौन सी होती हैं? जब हम उनको यूज करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है, कोई वैल्यू नहीं बचती। अब वो क्या होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये जो फिक्स्ड एसेट्स होती है इनको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे टेंजिबल एसेट्स और एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स। इट मींस कुछ, जैसे आप फिक्स्ड एसेट के मैं एग्जांपल देते थे, जैसे आप कोई भी फर्नीचर यूज कर रहे हो, आप कोई भी व्हीकल यूज कर रहे हो, मशीन्स यूज कर रहे हो, तो ये सारी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जिनको आप कॉन्टिन्यूसली बिजनेस के अंदर यूज करते हो, इनको आप सेल नहीं करते। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं फिक्स्ड एसेट्स, अगेन हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट जिनको हम ना ही टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये आते कि मैं यहाँ पे ये एसेट्स के क्लासिफिकेशन क्यों बता रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो भी आप अपनी यहाँ पे बात करेंगे, जो भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं आप इनको अपने बिजनेस के अंदर कॉन्टिन्यूसली क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है, और जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज करते हो, कॉन्स्टेंटली यूज करते हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहती है, कम होती रहती है। अब वो क्यों कम होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली ये होता है कि जब आप अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स यूज करते हो, बट ड्यू टू देयर कॉन्टिन्यूसली यूज, आप उनको कॉन्टिन्यूसली यूज करते हो, ठीक है, तो उनकी मार्केट वैल्यू, उनके एसेट्स की वैल्यू क्या होती रहती है, कुछ कम होती रहती है। तो वो जो वैल्यू कम हो रही है स्टूडेंट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन। क्लियर? ये स्टूडेंट, तो अगर मुझे एक लाइन में डिफाइन करने पड़े व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ
फिक्स्ड एसेट्स, और अब हम फिक्स्ड एसेट वर्ड यूज नहीं करते तो आप उसकी जगह लिख सकते हो नॉन करंट एसेट्स। आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी फिक्स्ड एसेट्स यूज करते हो, वेदर इट इज अ बिल्डिंग, वेदर इट इज अ मशीन्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, आपके फिक्सचर्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स, आप इनकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो जिस अमाउंट से उनकी वैल्यू कम हो रही है उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। और बेसिकली डिक्रीज इन द वैल्यू, और वैल्यू भी बेसिकली दो तरह की वैल्यूज होती है, को तो मार्केट वैल्यू, को तो बुक वैल्यू। बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे बुक्स को, जो एसेट्स है उनकी वैल्यू को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बुक वैल्यू, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक वैल्यू, वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द मार्केट वैल्यू। क्लियर? सो अगर आपसे एक लाइन में डिफाइन करने पड़े व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लियर? तो आपकी फिक्स्ड एसेट में, आपकी नॉन करंट एसेट्स में जो डिक्रीज होता है, जो परमानेंट डिक्रीज होता है, उसकी वैल्यू जो परमानेंट फॉल होती है बुक्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है? अब इसके अंदर देयर आर मेनी टर्म्स, ये क्लियर हो गया आपको। आपकी फिक्स्ड एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में भी हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स की, यानी कि जिन एसेट्स को आप देख सकते हो, छू सकते हो, अगर उनकी वैल्यू कम हो रही है, उनकी बुक वैल्यू कम हो रही है, उसको हमने नाम दिया डेप्रिसिएशन का। ठीक है? अब इसके अलावा देयर आर आल्सो टू टर्म्स, वन इज अमोर्टाइजेशन, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एंड वन इज डिप्लीशन। अब ये क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है? See students, there are tangible assets and there are intangible assets also. Tangible assets आपको बता दिया, अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं, बिल्डिंग को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, इट्स टेंजिबल एसेट्स। फर्नीचर बात करूं, फर्नीचर इज आल्सो फिक्स्ड एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स, देख सकते हो, टच कर सकते हो। आपकी मोटर व्हीकल, आपकी मशीन, आपकी इक्विपमेंट्स, ये सारे आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। अगर इन एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, रीजंस कौन कौन से, तो हम बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल अपने माइंड में रखो, अगर इनमें, इनकी वैल्यूज में कमी आती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बट स्टूडेंट्स, देयर आर सम इंटेंजिबल एसेट्स ऑल्सो, जो हमें काफी बेनिफिट प्रोवाइड करती है, उनकी वैल्यू भी टाइम के साथ साथ क्या होती रहती है, डेप्रिशिएट होती रहती है, कमी, उनकी वैल्यू में भी क्या होता रहता है, कमी आती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब वो इंटेंजिबल एसेट्स होती कौन कौन सी है, जैसे आपका गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गई। तो इनकी वैल्यू भी धीरे धीरे क्या होती रहती है, इनकी वैल्यू में भी धीरे धीरे क्या होती रहती है, डिक्रीज होता रहता है, कमी आती रहती है। बट उसको हम डेप्रिसिएशन टर्म नहीं देते, उसको हम क्या नाम देते हैं, अमोर्टाइजेशन। क्लियर? सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स नोन एज डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स नोन एज अमोर्टाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात कर लेते हैं डिप्लीशन क्या होता है। अब डिप्लीशन होता है इन केस ऑफ वेस्टिंग एसेट्स, इन केस ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। अब सबसे पहले आपको बताना चाहिए वेस्टिंग एसेट्स कौन कौन सी होती है। वेस्टिंग एसेट्स कौन कौन सी, जैसे कोल माइंस हो गई, आपकी वेसल्स हो गए, दीज आर दोज एसेट्स जब आप उनमें से मिनरल्स या पेट्रोलियम की कुछ, जैसे आप पेट्रोलियम की वेसल्स होगी, पेट्रोलियम की माइंस होगी, उनमें से जब आप मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, वो आपके लिए, वो वेसल्स, वो माइंस आपके लिए कोई यूज की नहीं रहती, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि आप में से जो उसमें वो अवेलेबल था, जिसको मिनरल्स बोलते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट अवेलेबल था, वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है? तो अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो अगर वैल्यू नहीं रह गई तो ऑब्वियसली उनकी वैल्यू डाउन हो गई, लेकिन जो डाउन हुई है उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन। क्या हो गया? डिप्लीशन। उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते। क्लियर? समझ में आ गया? तो देयर आर थ्री टर्म्स, वन इज डेप्रिसिएशन, one is amortization, ये that is first term, depreciation, next is amortization and third one is depletion. clear? तो फिलहाल आपका सिलेबस में ये है डेप्रिसिएशन। तो अगर आपकी नॉन करंट एसेट्स, जिन एसेट्स को कॉन्टिन्यूसली बिजनेस के अंदर यूज करते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर उनकी वैल्यू, उनकी बुक वैल्यू में कमी आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कुछ हमारी नॉन करंट एसेट्स होती हैं और जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, सॉरी, जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, राइट, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, अगर इनकी वैल्यू में कमी आती है, इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। लास्ट आता है हमारी कुछ, देयर आर सम वेस्टिंग एसेट्स ऑल्सो, जब उनमें से
उन एसेट्स में से, फॉर एग्जांपल आपकी कोल माइंस, वेसल्स वगैरह, उनमें से जैसे ही हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उन एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, तो उनकी वैल्यू डाउन हो गई। तो जो डाउन हो गई, वैल्यू में कमी आई है, उसको क्या बोलते हैं आप? डिप्लीशन। तो ये 3 टर्म्स आपको अब पता होना चाहिए। क्लियर? इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है और आपका डिप्लीशन क्या होता है। बट आपके सिलेबस में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है, तो आपको फिलहाल ये पता होना चाहिए। क्लियर? अब हम ये तो बोल रहे हैं कि वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है। अब व्हाट आर द कॉजेज? मतलब ये जो वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है आपकी नॉन करंट एसेट्स पे, उसके कॉजेज क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन? तो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। एसेट्स की वैल्यू क्यों कम होती है? सो द फर्स्ट बेसिक कॉज इज बाय कांस्टेंट यूज। आप उस एसेट्स को कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मशीन्स है, मशीन इक्विपमेंट्स को आप कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपकी मशीन क्या होगी? घिसेगी, वेयर टियर होगा। ठीक है? कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट मेन रीजन कि जब भी आप किसी नॉन करंट एसेट्स को कॉन्स्टेंटली यूज करते हो तो उसकी वैल्यू में धीरे धीरे क्या आती रहती है? कमी आती रहती है। उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहती है? डिक्रीज होती रहती है, जिसको हमने नाम दिया डेप्रिसिएशन का। तो दिस इज द फर्स्ट कॉज। अब ये भी बोल सकते हो कि अगर हम एसेट्स को यूज ही ना करें तो उसकी वैल्यू तो कभी डाउन नहीं होगी, बट स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक खरीद ली, ठीक है, और वो बाइक आपके गोडाउन में ही खड़ी हुई है, 3 साल से आप उसको यूज ही नहीं कर रहे। अब जब आप उस ब्रांड न्यू बाइक को, जिसको आपने यूज नहीं किया, 3 साल बाद अगर आप उसको मार्केट में सेल करने निकलोगे तो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा जिस प्राइस पे आपने वो एसेट परचेज करी थी। ठीक है? आपको प्राइस क्या मिलेगा? कम होकर मिलेगा। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप जब एसेट्स को यूज करते हो तभी आपकी वैल्यू डाउन होती है। टाइम बीतने के साथ साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द बाय टाइम, जैसे जैसे आपका टाइम पास होता रहता है तो भी आपके एसेट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहती है? डिक्रीज होती रहती है। क्लियर? तो कांस्टेंट यूज विद द पैसेज ऑफ टाइम। सेकेंड हम ले लेते हैं बाय वियर एंड टियर। ऑब्वियसली जब आप कोई प्रॉपर्टी यूज करते हो, ठीक है, कई बार होता है उसका कुछ पार्ट ब्रेक हो जाता है, पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, उसमें कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो ये क्या है? आप उसको एसेट को कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हो, यूज करना अलग चीज है, बट जब हम यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कार ली, अपनी कार को ऑन रोड चलाना शुरू कर दिया, जब चलाते हो कई बार क्या होता है, कुछ उसका पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया, पार्ट हट गया, उसके टायर्स के आगे जो एक आगे रोल लगा होता है वो निकल गया, तो क्या है? ऑब्वियसली वैल्यूज क्या हो रही है? उसकी कम हो रही है। जैसे टायर, कुछ टाइम बाद उसके टायर क्या घिसने लग जाते हैं, तो वो क्या है? एसेट्स की वैल्यू तो हो ही रही है कम, बट उसके कुछ पार्ट्स भी क्या होने लग जाते हैं? डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन कि आपकी उस पर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है, आपके एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंट। कई बार क्या होता है कि ऑल्दो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इतनी पुरानी नहीं होती, बट उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो एकदम से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। क्लियर? उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है बाय ऑब्सोलेंस। यस, ऑब्सोलेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। अब टेक्नोलॉजी पुरानी का क्या मतलब? जैसे पहले आपने देखा होगा, पहले हम वो डब्बे वाले टीवी यूज करते थे, ठीक है, तो ठीक है उनकी वैल्यू थी, बट जैसे ही आपके एलसीडी आ गए, फ्लैट स्क्रीन आ गई, तो डब्बे वाले टीवी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ठीक है? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी चेंज होती रहती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती रहती है? ऑटोमेटिकली डाउन होती रहती है। क्लियर? और ये क्लियर है? सो दीज आर द मेन रीजंस जिनकी वजह से आपकी पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू क्या होती रहती है? डाउन होती रहती है। तो इसलिए दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कि हम क्या करते हैं, ये मेन कॉज है हमारे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, कि आप अपनी एसेट्स को कॉन्स्टेंटली यूज करते हो, टाइम के साथ साथ एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, चाहे आप उस एसेट्स को यूज करो ना करो। वियर एंड टियर, जब आप उस एसेट्स को फंक्शनिंग वे में यूज करते हो तो उसके कुछ पार्ट्स खराब हो जाते हैं, तो उससे भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एक्सीडेंट हो गया, आपने उसको यूज नहीं किया, बट आपकी
जो भी प्रॉपर्टी है वो एक्सीडेंट हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया तो उससे भी उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। ऑब्सोलेंस टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, उसकी भी वैल्यू डाउन हो जाती है। बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, ये भी इसमें भी आ जाएगा। एक्सपायरी ऑफ टाइम में क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की होती है। आपका उसका प्रोडक्ट है, अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, देयर आर वेरियस कॉजेज जो हमारे डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन की वजह, उनके जिनकी वजह से हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। क्लियर, इतना क्लियर है, मीनिंग क्लियर है और कॉजेस क्लियर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉजेस का स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो नेक्स्ट आता है आपका हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अमाउंट। अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सी स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए या तो आपके क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा, जैसे हमने बोल दिया कि आपको 10% रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है हर साल। ठीक है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा, या आपको करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। ये नोट डाउन कर लो। डेप्रिसिएशन को आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आपके पास क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होगी तो फिर कोई इशू नहीं है, गिवन होगा 10%, 20%, 30%, और या आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो रेट के केस में तो रेट गिवन होगी, अगर आपको फॉर्मूला गिवन होगा इन दैट केस आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। अगर क्या गिवन होगा, फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला लगाना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ एसेट, कि जो आपने एसेट परचेज की वैल्यू क्या है, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल एक्सपेंसेस हियर? सी स्टूडेंट, जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, ठीक है, आपने कोई कार परचेज करी, आप उसको शोरूम से अपने घर तक लेकर आए, फिर आपने क्या किया, उसको फंक्शनल करने के लिए आप उसमें बहुत सारी और भी चीजें लगाई, या आपने एसी बाय किया, आप उसको शॉप से घर तक लेके आए, फिर आपने उसको इंस्टॉल कराया, इंस्टॉलेशन के चार्जेस अलग दिए, फिर आप उसको वहां से शॉप से यहां तक लेके आए, फिर उसके ट्रैवलिंग पे भी लगे, ठीक है, जो फेयर लगता है। तो जब भी हम कोई भी न्यू एसेट परचेज करते हैं, न्यू एसेट परचेज करते टाइम आपके जो भी एक्सपेंस होते हैं, वेदर इट इज ऑन इंस्टॉलेशन, आप आप वर्कर्स को वेजेस पे कर रहे हो, जो भी आप फेयर पे कर रहे हो, तो जो भी खर्चा होता है एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, वो उसकी कॉस्ट में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, सिर्फ उसी टाइम का, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग का। उसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर आप कोई रिपेयर पे उसका खर्चा कर रहे हो तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? तो वो हम सारे खर्चे क्या कर देते हैं, उसके अंदर कॉस्ट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गिवन होता है आपको स्क्रैप वैल्यू, जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। अब रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीन बाय करी है, और आप सपोज आपने मशीन बाय करी है और आप उसको यूज कर रहे हो 10 ईयर्स तक, 10 ईयर्स उसके यूजफुल ईयर्स हैं, तो 10 ईयर्स के बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? आपने 1 लाख की मशीन खरीदी और आफ्टर 10 ईयर्स उसकी वैल्यू रहेगी सपोज 10,000 रुपीज। तो आफ्टर पासिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, किसी भी एसेट्स के यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर्स बीतने के बाद उस पर्टिकुलर एसेट की जो वैल्यू रह जाती है उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, और इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड आता है आपका यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, कि वो एसेट्स की यूजफुल लाइफ क्या है, यानी कि विदाउट एनी इश्यू वो एसेट्स कितने सालों तक अच्छे से काम करती रहेगी, उसको बोलते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। जैसे 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितने साल तक वो एसेट चलेगी, उसको बोलते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को यूज करके कॉस्ट ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट को हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से, ये पहले यहां तक नोट डाउन कर लो कि हम डेप्रिसिएशन को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या तो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगा तो यू हैव टू यूज फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर आपको 3 चीज पता होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कॉस्ट दे रखी थी 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू सपोज 20,000 बच गई और वो चलेगी 10 सालों तक,
तो 80,000 अपॉन 10, तो आपका ईयर कितना डेप्रिसिएशन आ गया 8,000 रुपीज। इट्स द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यू हैव टू चार्ज पर ईयर। क्लियर, इतना क्लियर है? ऐसे फॉर्मूला करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो ऐसे इट्स अ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। अब इस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में। उसके लिए फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। कैसे? जो भी आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आया है, अगर आप उसको एसेट की वैल्यू से, कॉस्ट ऑफ एसेट से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। जैसे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना 8,000 और इंटू 100 सॉरी, और कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी आपकी 1 लाख इंटू 100। तो जब सॉल्व कर दोगे तो 8% आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, बट नॉर्मली अभी फिलहाल आपके क्वेश्चन में ये फॉर्मूला नहीं लगाना। आपके क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों चीज यूज करके, कॉस्ट ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू और ये यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट यूज करके हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिन क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगी, इन दैट केस ये फॉर्मूला ही लगाकर आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड आउट करोगे। क्लियर? और कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू, व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू, व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू। तो रेजिडुअल वैल्यू वो होती है कि किसी एसेट के यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर्स बीतने के बाद द वैल्यू विच इज रिमेनिंग of that asset is known as the scrap value, is known as the residual value। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? डन। तो अभी तक इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो इस वीडियो के बाद आपको ये क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए व्हाट इज डेप्रिसिएशन, दैट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में भी कौन सी? टेंजिबल एसेट्स। सेकंड, आपको अमोर्टाइजेशन पता होना चाहिए। अगर आपकी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। एक होता है, थर्ड होता है डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब अगर आपकी वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होते हैं, वेस्टिंग एसेट की वैल्यू डाउन होती है, उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन। सेकंड, मैंने आपको टॉपिक कराया कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन के कौन कौन से रीजंस की वजह से आपकी पर्टिकुलर एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। आप उसको कॉन्स्टेंटली यूज करते हो, टाइम खत्म हो, पैसेज ऑफ टाइम बीतता जा रहा है, एक्सपायरी हो गया, या उसका एक्सीडेंट हो गया, वियर टियर हो गया, या उसके ऑब्सोलेंस हो गया, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। दीज आर द कॉजेज। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। या तो क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगा तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ एसेट में से हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं और यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर अमाउंट आ जाएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन का, और इससे हम रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो में आपको जस्ट मैंने ये इसलिए सारी चीज समझाई है कि इसमें पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली होता क्या है और हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ये पार्ट 1 डेप्रिसिएशन का कवर हो चुका है। आने वाली वीडियो में हम कुछ बेसिक्स और कवर करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो समझ में आ गई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शिव कृष्ण अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड येस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।